नमस्कार। आज हम पृथ्वी की उस परत की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं जिस पर देखा जाए तो हम अपना पूरा जीवन बिताते हैं। पृथ्वी की क्रस्ट सुनने में शायद बहुत सामान्य लगे, है ना? बिल्कुल। लेकिन ये पतली सी परत असल में अपने अंदर कई राज छुपाए हुए है। हाँ, तो आज हमारे पास जो जानकारी उपलब्ध है उसी के आधार पर हम इसकी बनावट, इसके अलग-अलग प्रकार और ये हमारे लिए इतनी अहम क्यों है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। जी, देखिए, जब हम पृथ्वी की पूरी संरचना की बात करते हैं तो तीन मुख्य हिस्से हम जानते हैं। सबसे बाहर ये क्रस्ट, फिर बीच में मैंटल और एकदम केंद्र में कोर। और आज हम सिर्फ क्रस्ट पर ही ध्यान दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सिर्फ क्रस्ट पर, जो सबसे बाहरी और जैसा आपने कहा सबसे पतली परत है। लेकिन इसका ये पतला होना ही इसे और ज्यादा दिलचस्प बना देता है मेरे ख्याल से। 5 किलोमीटर मोटी है तो कई पहाड़ों के नीचे 70 किलोमीटर तक भी चली जाती है। सही कहा। लेकिन अगर आप पूरी पृथ्वी के आकार को देखें तो उसके मुकाबले ये वाकई एक सेब के छिलके जितनी ही है। सोचकर ही अजीब लगता है कि हमारे इतने विशाल महाद्वीप, इतने गहरे महासागर और हम सब असल में इसी नाजुक सी परत पर टिके हुए हैं। और ये छिलका भी ऐसा नहीं कि सब जगह एक जैसा हो। मोटे तौर पर हम इसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, या कहें 2 तरह की क्रस्ट होती है। अच्छा, कौन कौन सी? एक है महाद्वीपीय क्रस्ट, मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जिस पर हमारे महाद्वीप हैं, जमीन है। ये औसतन मान लीजिए 30 से 50 किलोमीटर मोटी होती है, कहीं कहीं जैसे ऊंचे पहाड़ों के नीचे 70 किलोमीटर तक भी। और ये वजन में थोड़ी हल्की होती है क्योंकि इसमें ग्रेनाइट जैसी चट्टानें ज्यादा मिलती हैं। इनमें सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। ओके, ये हुई महाद्वीपीय। और दूसरी? वो महासागरों की नीचे वाली। हाँ बिल्कुल, महासागरीय क्रस्ट यानी ओशैनिक क्रस्ट। ये महासागरों के तल के नीचे होती है और ये काफी पतली होती है, करीब 5 से 10 किलोमीटर मोटी ही। ओह, काफी पतली। हाँ, लेकिन ये ज्यादा घनी होती है, मतलब भारी होती है, क्योंकि ये मुख्य रूप से बेसाल्ट जैसी चट्टानों से बनी है जिनमें मैग्नीशियम और आयरन जैसे भारी तत्व ज्यादा होते हैं। अच्छा, तो मोटाई अलग और घनत्व भी अलग। जी, और यहीं एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। इसी घनत्व के फर्क के कारण ही महाद्वीप समुद्र तल से ऊपर उठे हुए हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, हल्की चीज ऊपर तैरती है ना? तो हल्की महाद्वीपीय क्रस्ट नीचे के भारी मेंटल के ऊपर ज्यादा अच्छे से तैरती है, थोड़ा ऊपर उठी रहती है, जबकि भारी महासागरीय क्रस्ट थोड़ी नीचे धसी रहती है। इसे विज्ञान में आइसोस्टैसी कहते हैं, एक तरह का संतुलन। अरे वाह, ये तो कमाल का संतुलन है। तो ये सिर्फ मोटाई और घनत्व का ही खेल नहीं है, ये किस चीज से बनी है ये भी बहुत मायने रखता है। इसकी रासायनिक बनावट कैसी है, इसमें कौन-कौन से तत्व हैं? बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम वजन के हिसाब से देखें तो क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है, करीब 46%। ऑक्सीजन चट्टानों में? हाँ, ऑक्सीजन। ये दूसरे तत्वों के साथ मिलकर ऑक्साइड और सिलिकेट बनाती है। दूसरे नंबर पर है सिलिकॉन, लगभग 28%। ये दोनों ऑक्सीजन और सिलिकॉन मिलकर सिलिकेट बनाते हैं, जो पृथ्वी के क्रस्ट की लगभग सभी आम चट्टानों का मूल आधार है। अच्छा, तभी शायद पृथ्वी को कभी-कभी सिलिकेट प्लैनेट भी कह देते हैं। बिल्कुल सही। इसीलिए इनके बाद फिर एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व आते हैं। यही सब तत्व अलग अलग अनुपात में मिलकर अलग अलग खनिज और चट्टानें बनाते हैं, जो हम अपने चारों ओर देखते हैं। और इन्हीं अलग-अलग मिश्रणों से वो चट्टानें बनती हैं, है ना? जैसे हमने ग्रेनाइट और बेसाल्ट की बात की, और भी तरह की होती होंगी। हाँ बिल्कुल। इन चट्टानों को हम उनके बनने की प्रक्रिया के आधार पर मोटे तौर पर 3 मुख्य प्रकारों में बांट सकते हैं। ओके। पहली है आग्नेय चट्टानें या इग्नियस रॉक्स। ये पिघले हुए मैग्मा या लावा के ठंडा होकर जमने से बनती हैं, जैसे ग्रेनाइट जो महाद्वीपों में आम है, और बेसाल्ट जो समुद्री क्रस्ट में ज्यादा मिलती है। ठीक है, ये हुई पहली। और दूसरी है अवसादी चट्टानें यानी सेडिमेंट्री रॉक्स। ये कैसे बनती हैं? हवा, पानी या बर्फ से बहाकर लाए गए छोटे छोटे कण, जैसे रेत, मिट्टी, कंकड़ या फिर मरे हुए जीवों के अंश। ये सब कहीं जमा होते जाते हैं, परत दर परत। और फिर ऊपर की परतों के दबाव से नीचे की परतें ठोस चट्टान बन जाती हैं, जैसे बलुआ पत्थर, जिसे सैंडस्टोन कहते हैं, या चूना पत्थर, लाइमस्टोन। ये इसके अच्छे उदाहरण हैं। अच्छा, और इनमें कभी-कभी वो पुराने जीवों के निशान भी मिलते हैं ना, फॉसिल्स? बिल्कुल। अवसादी चट्टानों में अक्सर जीवाश्म मिलते हैं, जो हमें करोड़ों साल पहले के जीवन और उस समय के पर्यावरण के बारे में बताते हैं।
कमाल है। तो आग्नेय हो गए, अवसादी हो गई, और तीसरी? वो शायद बदलने से बनती होंगी। एकदम सही पकड़ा आपने। तीसरी है रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स। जब पहले से मौजूद चट्टानें, चाहे वो आग्नेय हो या अवसादी, पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव के कारण अपना रूप, अपनी बनावट बदल लेती हैं, तो वो रूपांतरित चट्टानें बन जाती हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे चूना पत्थर, जो एक अवसादी चट्टान है, जब बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव झेलता है तो वो संगमरमर यानी मार्बल में बदल जाता है। ओह अच्छा, मार्बल ऐसे बनता है। हाँ, या जैसे ग्रेनाइट, जो एक आग्नेय चट्टान है, वो बदलकर नाइस नाम की रूपांतरित चट्टान बन सकता है। और ये तीनों तरह की चट्टानें एक चक्र में लगातार एक दूसरे में बदलती रहती हैं। इसे शैल चक्र या रॉक साइकिल कहते हैं। ये सब सुनने में तो बड़ा स्थायी सा लगता है। चट्टानें हैं, परतें हैं, लेकिन हम अक्सर सुनते हैं कि जमीन हिलती है, भूकंप आते हैं, तो असलियत तो कुछ और ही है ना? वो प्लेट टेक्टोनिक्स वाली बात यहाँ कैसे फिट होती है? हाँ, यही कहानी में असली गतिशीलता आती है। पृथ्वी की क्रस्ट और उसके ठीक नीचे मैंटल का जो सबसे ऊपरी ठोस हिस्सा है, उन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं स्थलमंडल या लिथोस्फीयर। ओके, लिथोस्फीयर। और ये लिथोस्फीयर कोई एक अखंड खोल या परत नहीं है, ये कई विशाल और कुछ छोटी प्लेटों में टूटा हुआ है। आप कल्पना कीजिए जैसे एक बड़ी सी पहेली, जिगसॉ पजल के अलग अलग टुकड़े हों। अच्छा, और ये टुकड़े हिलते रहते हैं? हाँ, बहुत धीमी गति से, लेकिन लगातार हिलते रहते हैं, खिसकते रहते हैं। ये प्लेटें अपने नीचे की थोड़ी गर्म और कह सकते हैं प्लास्टिक जैसी परत पर तैर रही हैं। उस परत को दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। हाँ, एक तरह से इनकी गति बहुत कम होती है, साल में बस कुछ सेंटीमीटर, लगभग उतनी ही जितनी तेजी से हमारे नाखून बढ़ते हैं। ओह, इतनी धीमी? धीमी जरूर है, लेकिन लाखों करोड़ों सालों में यही धीमी गति महाद्वीपों को हजारों किलोमीटर तक खिसका देती है, नए महासागर खोल देती है, पुराने बंद कर देती है। और जब ये विशाल प्लेटें आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से रगड़ खाती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो उसी से हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ बनते हैं, जमीन में गहरी खाइयां बनती हैं, भयंकर भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी फटते हैं। वाह, मतलब जिस जमीन पर हम अभी स्थिर बैठे हैं, वो भी असल में नीचे एक पिघली हुई परत पर तैर रही है और लगातार बदल रही है। ये सोचना ही कितना रोमांचक है ना? तो इस पूरी जानकारी का, इस क्रस्ट को समझने का हमारे लिए क्या महत्व है? इसे समझना क्यों जरूरी है? देखिए, इसे समझना कई वजहों से बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो भूवैज्ञानिकों के लिए तो ये उनके अध्ययन और काम का आधार ही है। पृथ्वी कैसे बनी, कैसे विकसित हुई, ये सब समझने के लिए क्रस्ट को समझना पहला कदम है। और व्यवहारिक रूप से? व्यवहारिक रूप से भी बहुत महत्व है। जैसे खनिज संसाधनों की खोज, लोहा, तांबा, सोना, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब हमें क्रस्ट में ही मिलते हैं। तो इनकी खोज और खनन के लिए क्रस्ट की बनावट और उसके इतिहास को समझना जरूरी है। हाँ, ये तो है। फिर प्राकृतिक आपदाओं को लीजिए, खासकर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट। ये क्यों आते हैं, कहाँ ज्यादा खतरा है, इसका पूर्वानुमान लगाने और इनसे बचाव की तैयारी करने के लिए प्लेट टेक्टोनिक्स और क्रस्ट की गतिशीलता को समझना अनिवार्य है। सही बात है। और तो और, जब हम दूसरे ग्रहों का, जैसे मंगल का या चंद्रमा का अध्ययन करते हैं, तो उनकी सतह कैसी है, वहाँ क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं, इसे समझने के लिए हम पृथ्वी की क्रस्ट से ही तुलना करते हैं। ये एक तरह से हमारा रेफरेंस मॉडल है। तो कुल मिलाकर ये पृथ्वी की क्रस्ट सिर्फ एक बाहरी पतली सी परत भर नहीं है, ये एक अविश्वसनीय रूप से गतिशील, जटिल और हमारे अस्तित्व के लिए हर तरह से बेहद जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल, ये विभिन्न तत्वों और चट्टानों का एक अनोखा मिश्रण है जो लगातार बन रहा है, बिगड़ रहा है और बदल रहा है। तो अगली बार जब हम जमीन पर चलें या किसी ऊंचे पहाड़ को देखें, तो शायद ये सोचना चाहिए कि हम एक कितनी पतली और कितनी गतिशील परत पर मौजूद हैं। हाँ बिल्कुल, जिसके नीचे अपार ऊर्जा और गर्मी लगातार धधक रही है। और ये भी सोचने वाली बात है कि आज से लाखों साल बाद यही धीमी लेकिन निरंतर गति हमारी पृथ्वी के चेहरे को, हमारे महाद्वीपों और महासागरों को कैसा आकार दे चुकी होगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब प्रकृति लगातार लिख रही है।